चलिए सर थोड़ा देख लें क्या क्या अमेंडमेंट्स हैं फाइनेंस एक्ट 2022 से रिलेटेड। डायरेक्ट टैक्स अमेंडमेंट्स असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए टैक्स रेट चैप्टर में, डिडक्शन चैप्टर 6A जो क्लास में हम लोग पढ़ते हैं 80C से 80U, वहां क्या अमेंडमेंट्स हैं, और सेट ऑफ लॉस चैप्टर में क्या अमेंडमेंट्स हैं। अब जैसे एग्रीकल्चर चैप्टर है वहां कोई अमेंडमेंट नहीं है, क्लबिंग ऑफ इनकम चैप्टर है वहां कोई अमेंडमेंट नहीं है। सेट ऑफ लॉस चैप्टर में भी जो सेक्शन 79 में अमेंडमेंट्स हैं वो सिर्फ फाइनल के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज अभी जो भी बात होगी वो सीए इंटर, सीएमए इंटर के स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट है, एज वेल एज फाइनल में सीएमए फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट है। जो लेटेस्ट बुक है 20th एडिशन अगर हम लोग इंटर की बात करें, और 13th एडिशन अगर हम लोग फाइनल की बात करें। जिन बच्चों ने 20th एडिशन की बुक और वहां की क्लास अटेंड कर रखी है, 20th एडिशन की बुक से क्लासेस लेटेस्ट, उनको ये अमेंडमेंट देखने की जरूरत नहीं है। आइए सर, टैक्स रेट चैप्टर में कैपिटल गेन की अमेंडमेंट्स में भी मैंने बताया आपको, पेज नंबर सेम है इंटर और फाइनल की बुक में, पेज नंबर 2.2। यहां पर आप लोगों को क्लास के अंदर क्या बताया था कि 25% का रेट ऑफ सरचार्ज एंड 37% ऑफ रेट का सरचार्ज जो रेट है वो एप्लीकेबल नहीं होता किस पे, डिविडेंड की इनकम पे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A 15% के टैक्स रेट में, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A जहां पर 1 लाख रुपया माइनस करके 10% का टैक्स लगाते हैं। अब क्या ध्यान रखना है, जो दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जो 112 में 20% पे टैक्सेबल होता है सर, वहां भी अमेंडमेंट्स आ गई हैं कि 25 और 37% का सरचार्ज रेट नहीं लगेगा। यानी एग्जाम के लिए क्या ध्यान रखना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स रेट तो है 10 और 20 डिपेंडिंग अपॉन कौन से सेक्शन में वो जा रहा है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को टैक्स करने का कोई और सेक्शन है नहीं, 2 ही सेक्शन है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को टैक्स करने के लिए 2 ही सेक्शन है, क्या तो वो 112 में चले जाए इंडेक्स का बेनिफिट लेके 20% टैक्स, और 112A के अंदर बिना इंडेक्स का बेनिफिट लिए 1 लाख माइनस करके 10% का टैक्स। एक और स्पेशल केस भी पढ़ाता हूं क्लास के अंदर 112 में, विदाउट इंडेक्सेशन लिस्टेड सिक्योरिटीज पे 10% का टैक्स, उसमें नहीं जा रहा है। बट एग्जाम के लिए क्या ध्यान रखना है कि जो स्पेशल रेट के कैपिटल गेन की इनकम है, जो 3 सेक्शन आप लोग पढ़ते हो 111A, 112 एंड 112A, स्पेशल रेट 111A में 15%, 112 में 20% एंड 112A में 10%। यहां एक स्पेशल बात होती है, 1 लाख रुपए घटाते हैं। ध्यान रखिएगा एग्जाम के लिए इन पे 25 और 37% का सरचार्ज रेट नहीं लगाइएगा इन एसएससीज के केस में, प्लीज ध्यान रखिएगा। इस बार की अमेंडमेंट्स हैं, 20th एडिशन की बुक और क्लास में पढ़ाया हुआ है बच्चों को। कैपिटल गेन की अमेंडमेंट भी मैंने इसको बताया, और एग्जाम में थोड़ा सा चांस ज्यादा रहेगा पूछने का। जो मैंने आपको कैलकुलेशन 111A की करा रखी है, यहां पर वही कैलकुलेशन आप अप्लाई कर देना 112 में। खाली टैक्स रेट क्या था, 111A में 15% और 112 में 20%। ये आपको थोड़ा सा अमेंडमेंट्स ध्यान रखनी है। उसके अलावा पेज नंबर 5 पे ये भी मैं आपको क्लास में बता चुका हूं, अभी पीछे अमेंडमेंट्स लेक्चर में भी बता चुका हूं। सोसाइटी से रिलेटेड पहले हम लोग क्लास में पढ़ते थे एक ही सरचार्ज का लेवल, 1 करोड़ के ऊपर 12%। अब सोसाइटी के ऊपर 2 लेवल आ चुके हैं सरचार्ज के। सोसाइटी से रिलेटेड एक और अमेंडमेंट है एएमटी में, रेट ऑफ टैक्स क्या है एएमटी का 15%। अगर आप एसएससी कौन है, सोसाइटी, एएमटी में भी अमेंडमेंट्स हैं इसी से रिलेटेड, क्लास में बात हुई आपसे। 18.5% टैक्स रेट की जगह कितना टैक्स रेट, 15% लगेगा अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी पर एएमटी के प्रोविजंस लग रहे हैं। इन जनरली जो क्लास में आप लोग यहां पढ़ते थे 1 करोड़ के ऊपर 12%, वहां कंपनी की तरह 2 लेवल आ गया है अगर एसएससी कोऑपरेटिव सोसाइटी है। प्लीज ध्यान रखना, एक ये चीज हमेशा ध्यान रखना, जब प्रीवियस ईयर 1 साल आगे जाता है तो 2 साल का रेफरेंस भी चेंज होगा, ऑब्वियस सी बात है। प्रीवियस ईयर 20-21 का टर्नओवर देखना है 25% के लिए, यानी 2 साल पहले का। आपके एग्जाम का रेलेवेंट प्रीवियस ईयर क्या है, 22-23, असेसमेंट ईयर 23-24। अगर आपका एग्जाम 2023 में कभी भी है तो 2 साल पीछे के ईयर का टर्नओवर देखना है, और 400 करोड़ में कोई चेंज नहीं है। सर यहां पर एक डेट होती है, हालांकि ये फाइनल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, 115 बीएबी सेक्शन, इंटरमीडिएट पे तो पढ़ना ही नहीं है। यहां एक डेट थी 23, वो 1 साल एक्सटेंड हो गई है 24। ये एमसीक्यू के लिए ध्यान रखना जरूर। एओपी
एओपी के लिए जनरली सरचार्ज का रेट 37% है मैक्सिमम। एओपी के लिए मैक्सिमम सरचार्ज का रेट कितना है? 37%। लेकिन अगर एओपी के सभी मेंबर्स कंपनी हो तो फिर सरचार्ज का लेवल यहां पर 37% तक जाने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम 15% पे जाके रुक जाना है आपको, और एक 10% की स्कीम भी है यहां पे। तो प्लीज ये अमेंडमेंट एमसीक्यू के लिए आपको एग्जाम में ध्यान रखनी है, चाहे आप इंटर के स्टूडेंट हो या फाइनल के, टैक्स रेट से रिलेटेड। और इसमें कोई अमेंडमेंट्स नहीं है टैक्स रेट से रिलेटेड। बहुत ये छोटी छोटी सी अमेंडमेंट थी फाइनेंस एक्ट 2022 को लेके, और ये सब तो इंटर में हम लोग पढ़ते ही नहीं है। फाइनल वाले बच्चे ध्यान रखना, आप यहां पर जो क्लास में 2023 पढ़े उसको यहां 2024 कर देना। फाइनल के स्टूडेंट्स पेज नंबर 2.15 में, इंटरमीडिएट में 115 बीए भी नहीं पढ़ते हैं। और यहां भी आके फाइनल के स्टूडेंट्स ध्यान रखना, ये डेट भी क्या हो गई है? 1 साल के लिए एक्सटेंड हो गई है टैक्स रेट में। अब इसके अलावा कोई अमेंडमेंट्स नहीं है। डिडक्शन चैप्टर, सर डिडक्शन चैप्टर इंटर के स्टूडेंट्स अगर आप हैं तो डिडक्शन चैप्टर आपका कौन सा है? चैप्टर 9। और अगर आप फाइनल के स्टूडेंट हैं तो आपका डिडक्शन चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 8। हम वॉल्यूम 1 की ही बात कर रहे हैं दोनों जगह, इंटरमीडिएट में 20th एडिशन और फाइनल में 13th एडिशन। ठीक, ये रेफरेंस के लिए लिख दिया है। डिडक्शन चैप्टर में भी बहुत बेर मिनिमम अमेंडमेंट्स हैं, ना के बराबर अमेंडमेंट्स हैं। पेज नंबर 8.7, 9.7 जो भी कहिए। 80 CCD में आप लोग क्लास के अंदर जो पढ़ते थे सेम एज इट इज, देखिए कोई चीज नहीं है, खाली यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के साथ साथ अब स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को भी 14% का यहां पर बेनिफिट मिलेगा। क्लास के अंदर एग्जांपल्स वगैरह करा रखे हैं, 20% पे भी, 10% पे भी, 14% पे भी। अब क्या ध्यान रखना है, 14% का जो क्लास का एग्जाम्पल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कराया हुआ है, अगर एग्जाम में स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय आता है तो सेम चीज अप्लाई कर देना। बाकी जो एग्जाम्पल्स क्लास में दिए हैं उसी पर आपको एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक, इस बार की अमेंडमेंट्स में, फाइनेंस एक्ट 2022 की अमेंडमेंट्स में क्या किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को भी 14% का बेनिफिट दिया है। सर यहां पर थोड़ा सा लैंग्वेज का ध्यान रखना है। 80D में कोई अमेंडमेंट्स नहीं है, एक लैंग्वेज मैंने यहां पर चेंज की है, थोड़ा सा मैं एग्जांपल देके इसको समझा दूं आपको। सेक्शन 80D, सेक्शन 80D में हेल्थ पॉलिसी प्रीमियम का बेनिफिट मिलता है, हेल्थ पॉलिसी प्रीमियम। अब आपने प्रीमियम क्या किया? फॉर 3 इयर्स का पे कर दिया। फॉर 3 इयर्स का मान लो प्रीमियम पे कर दिया है ₹75,000, मान लो ₹60,000। सर हम लोग 80D में लिमिट पढ़ते हैं, सेक्शन 80D में अपनी फैमिली के लिए 25,000 का लिमिट है, पेरेंट्स के लिए 25,000 का लिमिट है, और सीनियर सिटीजन है तो 25,000 एक्स्ट्रा मिल जाता है, दोनों जगह 50,000 हो जाता है। अब क्या है, जो ये वाला पॉइंट है, बेसिकली आप यहां पर क्या कर रहे हैं, पॉलिसी जो प्रीमियम पे कर रहे हैं उससे मल्टीपल ईयर कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी प्रीमियम एक बार देंगे लेकिन उससे 3-4 साल के लिए हेल्थ पॉलिसी कवर हो जा रही है, तो उस केस में इनकम टैक्स बोलता है हम प्रोपोर्शनेटली डिडक्शन देंगे, एक साथ नहीं देंगे आपको। तो अब देखो सर, अगर क्वेश्चन में डेट नहीं दिया हुआ, डेट इज नॉट गिवन कि पॉलिसी कब की है, पॉलिसी डेट इज नॉट गिवन। सर सिर्फ लिखा हुआ है आपको एग्जाम के लिए क्वेश्चन में कि तुमने एक हेल्थ पॉलिसी प्रीमियम पे किया है 3 साल के लिए 60,000 रुपए का, पॉलिसी डेट इज नॉट गिवन। अगर एग्जाम में पॉलिसी डेट नहीं दे रखी है, इज नॉट गिवन, तो आप 80D में जो डिडक्शन लोगे वो 60,000 डिवाइड बाय 3 करके कितने का लेना है? 20,000 का डिडक्शन लेना है। बोला सर पॉलिसी की डेट दे रखी है, तो मान लो पॉलिसी की डेट दे रखी है और 3 साल की पॉलिसी जो तुमने ली है उसका जो डेट तुमने है पॉलिसी का वो 1/4/2022 है। अब ये पॉलिसी 3 साल के लिए इफेक्टिव होगी। कौन कौन से साल के लिए? प्रीवियस ईयर 22-23, प्रीवियस ईयर 23-24, प्रीवियस ईयर 24-25, क्योंकि एग्जैक्ट तुमने 1 अप्रैल को पॉलिसी ली है, तो अगेन आपको क्या करना है, तीनों सालों में 20-20 हजार का बेनिफिट ले लेना है 80D में। 3 से डिवाइड करना है और लिमिट के तुम अंदर हो, 25,000 की लिमिट है उसके तुम अंदर हो, तुमको 3 साल में 20-20 हजार का डिडक्शन मिल जाएगा। बट इंपॉर्टेंट ये वाला ध्यान रखना है, अगर पॉलिसी की डेट मान लो क्वेश्चन में दे रखी है 1 जुलाई 2022 और अब ये तुमने 3 साल के लिए पॉलिसी ली है,
तो इसका इफेक्टिव प्रीवियस ईयर 4 साल हो जाएगा। तुम देखो ये पॉलिसी 4 प्रीवियस ईयर के लिए इफेक्टिव है। अब ये इंपॉर्टेंट है, सर तुमने पॉलिसी ली है 3 साल के लिए, प्रीमियम दिया है 60,000 रुपए, तो इसको अब 3 से नहीं डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि पॉलिसी की डेट क्या है, मिड ऑफ द ईयर की है। कहता है पॉलिसी जितने प्रीवियस ईयर के लिए इफेक्टिव हो उससे डिवाइड करना है। हमें क्या लगता है, पॉलिसी जितने ईयर के लिए ली है उससे डिवाइड करो। कब ऐसा करना, जब पॉलिसी की डेट 1 अप्रैल हो या क्वेश्चन में पॉलिसी की डेट ना दे रखी हो तो ऐसा करना। लेकिन अगर क्वेश्चन में यह दे रखा है कि तुमने हेल्थ पॉलिसी कब ली है, मिड ऑफ द ईयर में, तो अब पॉलिसी तुमने ली भले 3 साल के लिए है, लेकिन पॉलिसी इफेक्टिव 4 साल के लिए हो जाएगी। कौन कौन से साल के लिए, 22-23 के लिए, 23-24 के लिए, 24-25 के लिए, एज वेल एज 25-26 के लिए। तो तुमको जो 80D का डिडक्शन है उसके लिए तुमको 60,000 रुपए में 4 से डिवाइड करके हर साल तुमको 15,000 रुपए का बेनिफिट लेना होगा। ये बात आप अगर इंटर के स्टूडेंट हैं तो भी ध्यान रखें, फाइनल के स्टूडेंट हैं तो भी ध्यान रखें। कॉमन अमेंडमेंट्स चल रही हैं, जो सिर्फ फाइनल के लिए होंगी वो मैं क्लास में बता ही देता हूं। तो ये जो लास्ट वाला है ना, इसका ध्यान रखना है तुमको। 80D के अंदर, 80D के अंदर अगर तुम हेल्थ पॉलिसी प्रीमियम लेते हो मल्टीपल ईयर का, डेट दिया हुआ है और वो मिड ऑफ द ईयर का कोई भी हो, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो तुम 1 साल बढ़ा के डिवाइड करना। 3 साल की पॉलिसी है 4 से डिवाइड करना, 4 साल के लिए पॉलिसी है 5 से डिवाइड करना, 2 साल की पॉलिसी है 3 से डिवाइड करना, और फिर देखना तुम लिमिट के अंदर हो और बेनिफिट ले लेना। ये ध्यान रखना है तुमको। एक छोटी सी बात लिख लीजिए फटाफट इसको। यहां कुछ लिखना है क्या? डन, डन, वीडियो रोक के लिखा। नेक्स्ट, डन, वीडियो रोक के लिखा। चलिए सर 80D के बाद हम लोग चलते हैं किसमें, 80D के बाद चलते हैं डबल डी में। डबल डी में एक छोटी सी अमेंडमेंट्स हैं, ध्यान रखिएगा, क्लास के अंदर बात भी होती है क्या कि 80U में आप खुद डिसेबल हैं तो बेनिफिट मिलता है, एसएससी अगर खुद डिसेबल है तो 80U में बेनिफिट मिलता है, और एसएससी की फैमिली में कोई डिसेबल है तो फिर 80DD का बेनिफिट मिलता है। ठीक, अच्छा, रुपया कितना ही खर्च करो बेनिफिट फिक्स है, 75,000 और 1,25,000 क्लास में बात होती है। इसमें हम लोगों ने क्लास में क्या पढ़ा हुआ है कि यहां पर आप पॉलिसी भी ले सकते हैं। आप एक LIC की या किसी भी अदर इंश्योरेंस कंपनी की स्कीम में भी पैसा जमा कर सकते हैं, और मान लो पैसा जमा कर रहे हैं 20,000 रुपए तो भी बेनिफिट मिलेगा कितना, 75,000 रुपए। ये यूनिक स्कीम है, क्लास के अंदर डिटेल डिस्कशन होता है। अब इसमें अमेंडमेंट्स जो लेटेस्ट क्लास मेरी है 20th एडिशन की इंटर वाले स्टूडेंट्स के लिए, या फिर डिडक्शन का जो टॉपिक यूट्यूब पे मैंने अपलोड कर रखा है पिछले 6 महीने में, वहां तो अपडेटेड पढ़ा रखा है। ठीक, अब अमेंडमेंट्स है, अमेंडमेंट्स बोल के पढ़ा रहा हूं। सर यहां पर क्लास में आपने एक ये भी पॉइंट पढ़ा हुआ है कि जिस डिसेबल, मान लो मिस्टर एक्स ने अपने बेटे के लिए पॉलिसी ली है, डिसेबल पर्सन के लिए, और बेटे की ही डेथ हो जाती है, तो जो पैसा मिलेगा वो फादर के एंड में फुल्ली टैक्सेबल होगा। ठीक है, ये इसमें कोई अमेंडमेंट्स नहीं है। यहां पर ये एक नई चीज आई है, ये चीज पहले से थी। कहता है कि ये स्कीम में जो पैसा डाला जा रहा है, मिस्टर एक्स या मदर या फादर, मान लो अब रिलेटिव में तो कौन कौन आ सकते हैं, स्पाउस है, चिल्ड्रन है, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर भी है, डिपेंडेंट डिसेबल रिलेटिव। खुद है तो 80U में जाओ, और रिलेटिव डिसेबल है तो डिपेंडेंट होना चाहिए, रिलेटिव होना चाहिए, 80DD में आओ। और आप खर्च करने की जगह खर्चा कर रहे हो तो यहां बेनिफिट है, खर्च नहीं कर रहे हो, कोई पॉलिसी कोई स्कीम ले रखे हो तो यहां। अब स्कीम में क्या कहता है कि स्कीम शुड प्रोवाइड, मान लो पॉलिसी फादर ने ली है अपने बेटे के लिए, फादर की डेथ हो जाए तो जो पैसा बेटे को मिलेगा उसके इलाज के लिए वो टैक्स नहीं करेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब दोनों जगह डेथ की बात हो रही है, बोलता है यहां पर फादर की डेथ हो जाए तो बेटे को टैक्स नहीं करना, और यहां बोलता है जो अगर बेटे की डेथ हो जाए तो फादर को टैक्स करेंगे। भाई मरना थोड़ी ना जरूरी है। तो एक नई बात यहां पर ऐड हुई कि चलो मान लो फादर ने अपने बेटे के लिए ये स्कीम ले रखी है, बेटा डिसेबल है, लेकिन अब फादर की एज हो चुकी है 60 और वो इस स्कीम को नहीं चलाना चाहता है, तो ना चलाए, बंद कर दे। फादर की डेथ हुई है नहीं, बेटे की डेथ हुई है नहीं, लेकिन फादर की एज, जिस भी पर्सन ने स्कीम ली है उसकी एज क्या हो गई है, 60 और मोर, और वो अब और इस स्कीम को नहीं चलाना चाहता, डिसकंटिन्यू करना चाहता है, कर दे। अब इस स्कीम से उस डिसेबल पर्सन के ऊपर जो भी खर्चा होगा, जो भी पैसा मिलेगा,
स्कीम को क्लोज करने पर या लमसम व्हाटएवर हर साल मिले, खर्चा चलाने के लिए जब भी जो रुपया मिलेगा हम उसे टैक्स नहीं करेंगे। ये चीज ना पहले नहीं थी सर। डेथ पर अगर पैसा मिले, फादर ने स्कीम चला रहे थे अपने बेटे के लिए, बेटा डिसेबल है, फादर की डेथ हो गई और अब स्कीम से बेटे का खर्चा चल रहा है डिसेबिलिटी का, उसको ट्रीट करने का, मेंटेन करने का, कोई टैक्स नहीं है सर। अभी फिलहाल इस अमेंडमेंट में क्या, किसी की डेथ नहीं हो रही है, स्कीम डिसकंटिन्यू कर रहा है वो पर्सन, मे बी फादर, क्योंकि उसकी एज हो चुकी है 60 और मोर। अब वो बोलता है मैं स्कीम क्या ही चलाऊं, नहीं है मेरे पास पैसा, मेरी खुद की एज रिटायरमेंट की हो चुकी है। तो गवर्नमेंट बोलती है ठीक है, तुम अगर 60 और मोर के हो गए तो स्कीम बंद करो, पैसा देना बंद करो। अब ये जो इंश्योरेंस कंपनी जो भी पैसा देगी उस डिपेंडेंट पर्सन को, बच्चे को, जो भी डिसेबल है, उसको टैक्स नहीं करेंगे और पैसा भी देगी। यानी मरना जरूरी नहीं है, टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। पहले क्या था, मरना जरूरी है, तो अब मरने मारने की बात नहीं हो रही। फादर ने अपने डिसेबल बेटे के लिए या फिर डिसेबल वाइफ के लिए, जिसके लिए भी पॉलिसी ले रखी है, हस्बैंड ने अपने वाइफ के लिए या फादर ने अपने सन के लिए ले रखी है, लेने दो। जिस पर्सन ने या एचईएफ ने जिस मेंबर के नाम पर पॉलिसी ली है उसकी एज 60 हो गई और स्कीम डिसकंटिन्यू हो गई। अब स्कीम से जो भी पैसा उस डिसेबल पर्सन के लिए खर्चा होगा उसको हम टैक्स नहीं करेंगे। टैक्सेबिलिटी और स्कीम, स्कीम बोलता है प्रोवाइड होना चाहिए, प्रोविजन होना चाहिए, और टैक्सेबिलिटी में बोलता है टैक्स नहीं करेंगे। यही अमेंडमेंट्स है और कोई खास नहीं इसमें 80DD में। और अब जो दो सेक्शन है 80LA, ये जो 80LA सेक्शन है ये सीए इंटर के सिलेबस में नहीं है। सीएमए इंटर एंड सीएमए फाइनल के स्टूडेंट इसको पढ़ते हैं 80LA को। यहां पर एक छोटी सी अमेंडमेंट्स हुई हैं, एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट के इंजन के अलावा शिप वेसल्स और उसके इंजन को भी ऐड कर दिया गया है। बस ये थोड़ा आपको ध्यान रखना, बाकी जो क्लास में 80LA पढ़ाया है वो कंटिन्यू रहने देना। अगेन एक और सेक्शन है 80IAC डिडक्शन चैप्टर में, ये भी सेक्शन सीए इंटर के स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं, सीएमए इंटर एज वेल एज सीएमए फाइनल के स्टूडेंट पढ़ते हैं। आप प्लीज यहां ध्यान रखिएगा, यहां जो 2022 की रेट थी उसको एक साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया फाइनेंस एक्ट 2022 में 2023 तक भी अगर आप अपना बिजनेस इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं कंपनी एलएलपी तो आपको 80IAC का बेनिफिट 3 साल तक मिलता रहेगा आउट ऑफ 10 इयर्स 100% का। यहां कोई चेंजेस नहीं है, खाली इसको एक साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया, ये ध्यान रखना। एक और चीज ध्यान रखना, कैपिटल गेन में आप एक सेक्शन पढ़ते हैं 54GB, वो अब पढ़ने की जरूरत नहीं है सीएमए इंटर एंड सीएमए फाइनल के स्टूडेंट, क्योंकि अब वो सेक्शन एक्सटेंड हुआ ही नहीं और वो बंद हो चुका। सीए इंटर के सिलेबस में तो था ही नहीं सेक्शन 54GB, और अब सीएमए इंटर एंड सीएमए फाइनल के स्टूडेंट को वो सेक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, और नए बैच में तो मैंने पढ़ाया भी नहीं है। इंटरमीडिएट का जो मेरा नया बैच है 20th एडिशन वाला, उसमें तो वो सेक्शन मैंने पढ़ाया भी नहीं है। डिडक्शन से रिलेटेड और कोई अमेंडमेंट्स नहीं है, और कोई अमेंडमेंट्स नहीं है डिडक्शन को लेके। अब इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि अब मैं एक छोटा सा डिस्कशन करने वाला हूं सेट ऑफ लॉस चैप्टर से सेक्शन 79 में, और वो फाइनल के स्टूडेंट के लिए रेलेवेंट है। टीडीएस की अलग से अमेंडमेंट वीडियो आएंगी, टीडीएस चैप्टर में क्या क्या अमेंडमेंट्स हैं इंटर फाइनल के लिए कॉमन, और ट्रस्ट चैप्टर में क्या क्या अमेंडमेंट्स हैं वो फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए अलग से वीडियो यूट्यूब पे आएंगी। फिलहाल सेक्शन 79 फाइनल के स्टूडेंट्स यहां पर ध्यान रखें, सिर्फ फाइनल के स्टूडेंट्स, अगर आप इंटर के स्टूडेंट्स हैं तो वीडियो को बंद कर दें। सेक्शन 79 में हम लोग पढ़ते हैं कि अगर आप प्राइवेट कंपनी है, क्लोजली हेल्ड प्राइवेट कंपनी, तो कम से कम 51% शेयर होल्डिंग कॉमन होना चाहिए जिस ईयर में लॉस है और जिस ईयर में आप इसको सेट ऑफ करना चाहते हैं। 51% की होल्डिंग सेम होनी चाहिए, पढ़ते हैं क्लास के अंदर, याद आ रहा होगा। और फिर स्टार्टअप के लिए एक और रिलैक्सेशन था, मैं उसमें नहीं जा रहा क्योंकि वहां कोई अमेंडमेंट्स नहीं है। फिर हम लोग पढ़ते हैं कि सर 51% से ज्यादा शेयर होल्डिंग चेंज हो गई है, लेकिन रीजन डेथ था, गिफ्ट था, तो कोई बात नहीं, सेक्शन 79 का रेस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा। सेक्शन 79 में क्या पढ़ते हैं, जिस ईयर में लॉस है और उस लॉस को जिस ईयर में सेट ऑफ करना चाहते हैं, दोनों ईयर में जो शेयर होल्डिंग है कम से कम 51% कॉमन होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन सर मान लो 60% होल्डिंग चेंज हो गई है, लेकिन उसमें से 20% होल्डिंग जो चेंज हुई है, 40% सेम है, 60% चेंज हो गई, बट 60 में से 20% चेंज क्यों हुई है, बिकॉज ऑफ डेथ, बिकॉज ऑफ गिफ्ट।
तो सेक्शन 79 की जो ये रेस्ट्रिक्शन है काम नहीं करती, ऐसे क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली एक पॉइंट यहां पर ऐड हुआ है पब्लिक सेक्टर कंपनी की डिसइन्वेस्टमेंट स्कीम को लेके। एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है जिसमें मान लो 70-80% शेयर होल्डिंग किसकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की। अब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपनी होल्डिंग को उसमें कम करना चाहती है, ना के बराबर, और उसको एक तरह से प्राइवेटाइजेशन करना चाह रही है या फिर किसी भी दूसरे कंपनी में अपनी होल्डिंग ट्रांसफर करना चाह रही है। मान लो होल्डिंग किसके पास थी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास। अब वो पब्लिक सेक्टर कंपनी की होल्डिंग मान लो कहीं और शिफ्ट करना चाहती है, मे भी प्राइवेटाइजेशन करना चाह रही है। से कोई एक एंटिटी है जिसमें 80% होल्डिंग किसकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। अब सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी होल्डिंग को 10% करना चाह रही है, 70% की होल्डिंग किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को देना चाह रही है, टाटा बिरला को। डिसइन्वेस्टमेंट प्लान, पब्लिक सेक्टर कंपनी, एक कंपनी अब गवर्नमेंट नहीं चलाना चाहती है, उसमें प्राइवेट प्लेयर को लाना चाहती है। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट की होल्डिंग हो गई बहुत कम और मोटा मोटी कंट्रोल चला गया किसके पास, नए प्लेयर के पास। तो हम लोग इसको बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट में कंट्रोल चला गया नए प्लेयर के पास, मतलब उसके पास 51% की ओनरशिप चली गई शेयर्स की। तो कहीं ना कहीं शेयर होल्डिंग चेंज हो गई। हमने क्या पढ़ा कि 51% होल्डिंग सेम होनी चाहिए, लेकिन सेम नहीं हो रही है। अब बट रीजन है पब्लिक सेक्टर कंपनी का डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है और कंट्रोल शिफ्ट हो रहा है गवर्नमेंट से किसी और के पास। तो बोलता है होने दो, 79 सेक्शन की जो रेस्ट्रिक्शन है यहां काम नहीं करेगी, मतलब लॉसेस को सेट ऑफ करने देंगे। इस साल में गवर्नमेंट की होल्डिंग 70% थी, अगले साल गवर्नमेंट की होल्डिंग घट के हो गई है 10%, 60% किसी और के पास चला गया है। कोई बात नहीं, जाने दो, लॉसेस को सेट ऑफ भी करो, सेक्शन 79 की रेस्ट्रिक्शन काम नहीं करेगी। बस थोड़ा सा ये आप बीइंग अ फाइनल स्टूडेंट ध्यान रखना। स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं, sale of shareholding by central government or any other state government in a public sector company which result in a reduction of shareholding to below 51% along with the transfer of control to the buyer। buyer में कोई भी हो सकता है, से टाटा बिरला, रिलायंस। स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट अपना कंट्रोल लूज कर रही है टू अ थर्ड पार्टी, जिसमें वो अब पब्लिक सेक्टर कंपनी इस ट्रांजैक्शन के बाद नहीं रहेगी। इसीलिए इस वर्डिंग्स है erstwhile public sector company means a public company in which public sector company in earlier previous year and ceased to be a public sector company by way of a strategic disinvestment by the government। गवर्नमेंट ने कंट्रोल दूसरे को दे दिया। कंट्रोल दूसरे को दे दिया मतलब 51% होल्डिंग चेंज हुई होगी ना, गवर्नमेंट से किसी प्राइवेट प्लेयर के पास गई होगी, तभी तो उसके पास कंट्रोल जाएगा। और जैसे 51% चेंज हो जाएगी, सेक्शन 79 बोलता है लॉस सेट ऑफ करने नहीं देंगे। तो फिर ये एक्सेप्शन में डाल दिया गया कि अगर पब्लिक सेक्टर कंपनी में स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के कारण सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की होल्डिंग कम हो रही है और कंट्रोल दूसरे के पास जा रहा है, तो जाने दो, लॉसेस को सेट ऑफ करना है, रेस्ट्रिक्शन 79 का नहीं लगाना है। वही बात यहां पर बोल रहा है। बट ध्यान रहे, डिसइन्वेस्टमेंट होने के बाद जिस कंपनी के पास कंट्रोल गया है 51% का, वो 51% कंटिन्यू रखे। जिस ईयर में उसका 51% घटेगा, उस ईयर में फिर सेक्शन 79 का रेस्ट्रिक्शन काम करने लगेगा। उतनी डिटेल में इंस्टीट्यूट पूछेगा नहीं, सिंपल पब्लिक सेक्टर कंपनी में सेंट्रल गवर्नमेंट की होल्डिंग मान लो 70% है, उसमें से 60% चली गई टाटा बिरला के पास, तो क्या सेक्शन 79 ऑपरेट होगा? नहीं होगा, एक्सेप्शन में कवर्ड है, मतलब लॉसेस सेट ऑफ होंगे। ठीक है, शेयर होल्डिंग चेंज होने दो, कोई बात नहीं, कंपनी तो वही है, ओनर चेंज हो रहा है, कंपनी के शेयर होल्डर चेंज हो रहे हैं और 51% से ज्यादा चेंज हो रहा है, बिकॉज ये पहले पब्लिक सेक्टर कंपनी थी, अब नहीं है, गवर्नमेंट की होल्डिंग कम हो गई, किसी प्राइवेट पार्टी को कंट्रोल चला गया, तो सर कंट्रोल तो जाएगा ही, और 50% से ज्यादा ओनरशिप चेंज हुई है, सेक्शन 79 की रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाना। इस क्लास में इतना ही। एक अलग से वीडियो आएगी टीडीएस की अमेंडमेंट्स को लेके, वो इंटर और फाइनल दोनों स्टूडेंट्स देखना। एक अलग से एक और वीडियो आएगी ट्रस्ट से रिलेटेड अमेंडमेंट्स की, वो सिर्फ फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए रहेगी, और वो वीडियो लास्ट अपडेट रहेगी अमेंडमेंट्स की, मतलब फिर फाइनल इंटर के सभी अमेंडमेंट्स मेरे यूट्यूब पे आ जाएंगे डीटी से रिलेटेड। लास्ट मेरी अमेंडमेंट जो अपलोड होगी वो ट्रस्ट से ही रिलेटेड होगी। बाय बाय, टेक केयर।